हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 10th सिविक्स का चैप्टर 1 दैट इज़ पावर शेयरिंग। सो लाइन टू लाइन बिल्कुल एक एक लाइन से समझेंगे, एक एक लाइन का मतलब समझेंगे, क्योंकि एसएस जो है उसमें हमेशा हमें एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन ही पढ़ना चाहिए, तभी हम उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। तो पावर शेयरिंग का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। पावर शेयरिंग मतलब पावर को शेयर करना। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम दो कंट्रीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक हमारा हो जाता है बेल्जियम एंड दूसरी तरफ हमारा है श्रीलंका। तो हम देखेंगे कि इन दोनों ही कंट्रीज़ ने क्या किया, किस तरीके से इन्होंने अपने कंट्री पर वर्क किया, क्योंकि यहाँ पर डाइवर्स कल्चर थे दोनों के, अलग अलग टाइप अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग रहते थे। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सिर्फ ओवरव्यू दिया गया है बेल्जियम एंड श्रीलंका। सबसे पहले हम बेल्जियम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बेल्जियम जनरल बेसिकली क्या है कि एक छोटी सी कंट्री है। मतलब ये कंट्री इतनी छोटी है, ये कंट्री है जो कि हमारी जो स्टेट है उससे भी छोटी है। मतलब ऐसी ये कंट्री है जो हमारी इंडिया की स्टेट से भी छोटी है। तो ये कंट्री यूरोप में है एंड जैसा कि इसमें बताया गया कि हरियाणा से भी छोटी है। हरियाणा जबकि एक स्टेट है, बेल्जियम एक कंट्री है, फिर भी ये हरियाणा से भी छोटी है। इसके जो बॉर्डर्स है वो फ्रांस से मिलते हैं, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। वो आप एक कॉर्ड से याद रख सकते हो, FNGL। जब भी आप इसको याद करोगे तो आपको याद आ जाएगा फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर द 1 करोड़। इसकी जो पॉपुलेशन है, इसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ है। मतलब हमारा हरियाणा जो है उससे भी कम पॉपुलेशन। जैसे इसने बोला कि हाफ पॉपुलेशन है, इट मीन्स कि हरियाणा में कितनी पॉपुलेशन है 2 करोड़ एंड बेल्जियम की कितनी है 1 करोड़ पॉपुलेशन है। इसकी जो एथनिक कंपोजिशन है इस छोटी सी कंट्री की बहुत कॉम्प्लेक्स है। एथनिक का मतलब क्या होता है, तो पहले एथनिक का मतलब देख लेते हैं। अ सोशल डिवीज़न बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। मतलब एक ऐसा सोशल डिवीज़न जो कि कल्चर पर बेस्ड हो। ठीक है, जो लोग सेम एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो उनका एक अपना कॉमन डिसेंट होगा बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटीज़। उनकी सिमिलैरिटीज़ की वजह से फिज़िकल टाइप और ऑफ कल्चर, और बोथ फिज़िकल टाइप से भी और कल्चर से भी। ठीक है, अब इसमें बताया गया है कि जो टोटल पॉपुलेशन थी बेल्जियम की, मतलब जो 1 करोड़ पॉपुलेशन थी, उसमें से 59% तो फ्लैमिश रीजन में रहकर डच लैंग्वेज बोलते थे, 40% वेलोनिया रीजन में रहकर फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, और बाकी का जो 1% है वो बेल्जियन स्पीक जर्मन, वो जर्मन लैंग्वेज बोलते थे। अब इसको एक डायग्राम से समझते हैं एंड अगर आप इस डायग्राम को अपनी नोटबुक में भी बना लेते हैं तो आपको एक आइडिया हो जाएगा, लर्न करने में भी आपको इजी होगा। यहाँ पर ये 59% ये हमारे डच स्पीकर्स हैं, 40% हमारे फ्रेंच स्पीकर्स हैं एंड जो रिमेनिंग 1% है वो जर्मन स्पीकर्स हैं। तो यहाँ पर मेजॉरिटी किसकी, डच स्पीकर्स की। अब उसी के साथ बात आती है इसकी कैपिटल की। इसकी बेल्जियम की कैपिटल थी ब्रुसेल्स। जैसे हमारे इंडिया की कैपिटल है दिल्ली, उसी टाइप से बेल्जियम की जो कैपिटल थी वो ब्रुसेल्स थी। अब एक बार ब्रुसेल्स का भी डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। % पीपल फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं और जो बाकी के बचे 20% वो डच लैंग्वेज बोलते हैं। तो अब इसमें क्या प्रॉब्लम आई कि
यहाँ पर तो डच स्पीकर्स की मेजॉरिटी है, बट यहाँ पर फ्रेंच स्पीकर्स की मेजॉरिटी है. दिस इज़ बेल्जियम, दिस इज़ ब्रुसेल्स. माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल. जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो जनरली रिच एंड पावरफुल थी. And this was resented by Dutch speaking community who got the benefit of economic development and education much later. कि अब जो डच स्पीकिंग पीपल थे, अब उनको ये बात अच्छी नहीं लगी कि फ्रेंच स्पीकिंग के पास तो जो है वो ज़्यादा रिच है, पावरफुल है, जबकि वो बेल्जियम में माइनॉरिटी में आती है. तो डच स्पीकिंग को, जो डच स्पीकिंग पीपल थे, उनको बाद में कुछ बेनिफिट्स दिए गए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के और एजुकेशन के, तो उनको बाद में बेनिफिट्स मिले. टू टेंशंस बिटवीन डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़. तो इससे क्या हो गया, जो डच स्पीकर्स थे और जो फ्रेंच स्पीकर्स थे उनमें टेंशन आ गई 1950s एंड 1960s में. द टेंशन बिटवीन टू कम्युनिटीज़ वॉज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स एंड ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम. तो ब्रुसेल्स ने एक स्पेशल प्रॉब्लम को प्रेजेंट किया. वो प्रॉब्लम क्या थी कि जो डच स्पीकिंग पीपल थे वो तो मेजॉरिटी थी कंट्री में, लेकिन वही डच स्पीकर्स माइनॉरिटी में आते थे कैपिटल में, यानी कि ब्रुसेल्स में. लेट अस कंपेयर दिस टू अ सिचुएशन इन अनदर कंट्री. अब इस सिचुएशन को दूसरी कंट्री यानी कि श्रीलंका से कंपेयर करके देखते हैं. तो श्रीलंका क्या है, श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है जो कि तमिलनाडु जो हमारे इंडिया में है सदर्न कोस्ट में, उससे कुछ थोड़ी ही किलोमीटर्स दूर है. और इसकी जो पॉपुलेशन है वो 2 करोड़ है. मतलब हरियाणा जो हमारी स्टेट है और श्रीलंका जो कंट्री है उसकी पॉपुलेशन हरियाणा की पॉपुलेशन जितनी ही है, मतलब 2 करोड़ ही है. लाइक अदर नेशंस इन साउथ एशिया रीजन्स, श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स. श्रीलंका में क्या है, डाइवर्स पॉपुलेशन है. डाइवर्स पॉपुलेशन का मतलब होता है कि वहाँ पर अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, अलग अलग जैसे लैंग्वेजेस बोलने वाले, जिनके अलग अलग कल्चर्स हैं. जो मेजर सोशल ग्रुप है वो सिन्हाला स्पीकर और तमिल स्पीकर्स हैं. तमिल स्पीकर्स में भी 2 सब ग्रुप्स हैं, तो इसको भी एक डायग्राम से समझते हैं. पहले समझते थे कि तमिल जो है, तमिल स्पीकर्स में कौन कौन से सब ग्रुप्स हैं. तो तमिल में 2 सब ग्रुप्स आ जाते हैं हमारे. एक इंडियन तमिल्स, एक हमारे इंडियन तमिल्स आ जाते हैं और दूसरे हमारे श्रीलंकन तमिल्स आ जाते हैं. श्रीलंकन तमिल्स कौन होते हैं, जो श्रीलंका के ही हैं, उनको श्रीलंकन तमिल्स कहेंगे. और जो इंडियन तमिल्स हैं वो कौन हैं, इंडियन तमिल्स जैसे कि जो हमारी पहले की जनरेशन थी, तो वो प्लांटेशन वर्क के लिए वो इंडिया से साउथ इंडिया में, इंडिया से श्रीलंका में गए थे, उनको हम इंडियन तमिल्स कहते हैं. अब इसका डायग्राम देखते हैं. सिन्हाला स्पीकर्स हैं और 18% तमिल स्पीकर्स हैं. अब उस 18% में 13% जो हमारे हैं, 13% वो हमारे श्रीलंकन तमिल्स हैं और जो हमारे 5% है वो हमारे इंडियन तमिल्स हैं. ये हमारे इंडियन तमिल्स हैं. हमने देख लिया कि ये श्रीलंकन तमिल्स क्या होते हैं और हमारे इंडियन तमिल्स क्या होते हैं. श्रीलंकन तमिल्स जो हैं वो नॉर्थ, और जो कंट्री है श्रीलंका जो कंट्री है उसके नॉर्थ और ईस्ट में है. यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि श्रीलंकन तमिल्स जो है वो कहाँ पर कंसंट्रेटेड है, वो नॉर्थ और ईस्ट में कंसंट्रेटेड है. Sinhala speaking people are Buddhist while most of the Tamil are Hindus और Muslims. ज़्यादातर जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते थे तो वो बुद्धिस्ट थे, और जो तमिल लैंग्वेज बोलते थे वो ज़्यादातर या तो हिंदूज थे या फिर मुस्लिम्स थे. There are about 7% Christians who are both Tamil and Sinhala, और 7% क्रिश्चियंस ऐसे थे जो कि तमिल भी थे और सिन्हाला स्पीकर्स भी थे. तो 7% वो क्रिश्चियंस थे. तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि ऐसी सिचुएशन में क्या होगा. तो जो बेल्जियम है उसमें हो सकता है कि जो डच कम्युनिटी है वो एडवांटेज ले सकती है, क्योंकि उसकी कंट्री में तो मेजॉरिटी है और वो फ्रेंच पर डोमिनेट कर सकती है, फ्रेंच को उस पर फोर्स अप्लाई कर सकती है.
जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन पर भी और फ्रेंच पर भी। अब इससे क्या होगा, अगर एक के पास ज़्यादा पावर हो जाती है तो बाकी इससे कॉन्फ्लिक्ट होने की जो संभावना है वो ज़्यादा रहती है। दिस कुड लेड टू अ वेरी मेसी पार्टीशन ऑफ अ कंट्री। अब इससे बहुत अलग टाइप का पार्टीशन हो जाएगा। दोनों ही साइड्स जो है वो ब्रुसेल्स पर अपना क्लेम करना चाहेगी। श्रीलंका में जो सिन्हाला कम्युनिटी है तो वो एक बिगर मेजॉरिटी को सिन्हाला की ज़्यादा मेजॉरिटी, क्योंकि 17 कंट्री 1948, तो जैसे इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उसी टाइप से श्रीलंका भी इंडिपेंडेंट हुआ था 1948 में। जो द लीडर्स ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी sought to secure dominance over government by virtue of their majority। अब हमने पढ़ा था कि जो सिन्हाला कम्युनिटी है उनकी मेजॉरिटी थी, तो उसने जो गवर्नमेंट है वहाँ की, जो गवर्नमेंट थी श्रीलंका की, तो उस पर भी डोमिनेंस जो है अपना क्रिएट किया। डोमिनेंस मतलब अपनी एक पावर दिखाई, क्योंकि वो मेजॉरिटी में थे। As a result, democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish Sinhala's supremacy। अब इसमें एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट थी वो तो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट की गई थी, लेकिन मेजोरिटी को देखते हुए उन्होंने जो मेजोरिटेरियन है उस मेजर को एडोप्ट कर लिया, जो सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला की सुप्रीमेसी दिखाता है, सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी को ही पावरफुल दिखाता है। सो 1956 में एक एक्ट पास किया गया था जिसमें सिन्हाला को ही सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज बताया गया था। मतलब जो तमिल स्पीकर्स थे उनको हटा दिया गया था, बिल्कुल उनकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं की गई थी, और जो सिन्हाला स्पीकर्स थे उनको ही ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था 1956 में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। The government followed preferential policies that favored Sinhala applicants for university positions and government jobs। अब सिर्फ सिन्हाला को ही सारे बेनिफिट्स दिए गए। गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज़ फॉलो की जो सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला कम्युनिटी को ही फेवर करती है, तो जितनी भी यूनिवर्सिटी पोजीशंस है उसके लिए भी सिन्हाला को ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती थी। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी सिन्हालास को ही अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी। A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism। एक नए कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि स्टेट को बुद्धिज़्म को प्रोटेक्ट करना चाहिए। बुद्धिज़्म, सिन्हाला स्पीकर्स बुद्धिस्ट ही थे मोस्टली सिन्हालास, तो अब स्टेट क्या कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया कि जो बुद्धिज़्म है यानी कि जो सिन्हाला स्पीकर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। All these government measures coming one after one gradually increased the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils। Alienation होता है अलगाव, तो जो श्रीलंकन तमिल्स थे उनके बीच में, श्रीलंकन तमिल्स में और ये जो सिन्हाला स्पीकर्स थे, श्रीलंकन तमिल्स और सिन्हाला स्पीकर्स, इन दोनों में क्या हो गया, एलियनेशन की जो फीलिंग थी वो बढ़ गई। अब इससे क्या हुआ, They felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders was sensitive to their language and culture। अब सिन्हाला स्पीकर्स को लगा कि उनकी तो कोई परवाह नहीं कर रहा है, मतलब उनको तो बिल्कुल ही अलग निकाल दिया गया है, ना उनकी लैंग्वेज ना उनका कल्चर का कोई रिस्पेक्ट हो रही है। तो उन्होंने सोचा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है वो जो उनके पॉलिटिकल राइट्स है उनको वो प्रोवाइड नहीं करवा रही है, वो जो उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है जॉब्स को लेने में और दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ को लेने में, और इनको उनके इंटरेस्ट को इग्नोर किया जा रहा है। कन तमिल्स थे तो उन्होंने पार्टीज़ और स्ट्रगल्स को लॉन्च किया ताकि उनकी जो तमिल लैंग्वेज है उसको भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जा सके और उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले एजुकेशन में, जॉब्स को लेने में। लेकिन उनकी जो डिमांड थी उसको मना कर दिया गया। मतलब जितनी बार भी वो पॉलिसीज़ बना रहे थे, स्ट्रगल्स कर रहे थे इतने, फिर भी जो गवर्नमेंट है उसने उनको तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए, उनको एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए मना कर दिया। 1980
Several political organizations were formed demanding an independent Tamil Eelam in northern and eastern parts of Sri Lanka. अब क्या कहा गया 1980s में कहा गया 1980s में बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस कह रही थी कि जो तमिल है, ठीक है, उसको एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना दी जाए नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट में, क्योंकि ज़्यादातर वो नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट्स में ही जो तमिल स्पीकर्स थे वो इसी पार्ट्स में थे मोस्टली. द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न्ड ओवर वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट. अब ये जो डिस्ट्रस्ट था मतलब दोनों में ही कोई ट्रस्ट नहीं था, तो इससे क्या हो गया, अब इससे क्या हो गया, एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया और बहुत जल्दी ये सिविल वॉर में चेंज हो गई. वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट, एक ऐसी लड़ाई जो दो अपोजिंग ग्रुप्स में होती हो, अलग अलग ग्रुप्स में होती हो एक कंट्री में, और जो इतनी ज़्यादा बन जाए जैसे वो एक वॉर की तरह दिखे, एक लड़ाई की तरह दिखे. सिविल वॉर के होने की वजह से क्या हुआ कि जो कम्युनिटीज़ थी, अब थाउजेंड्स ऑफ पीपल, दोनों ही कम्युनिटीज़ से थाउजेंड्स ऑफ पीपल मारे गए और बहुत सारी फैमिलीज़ जो थे उनको फोर्स किया गया कि वो अपनी कंट्री को छोड़ दें. श्रीलंका का हमने पढ़ा है कि श्रीलंका का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसका एक एक्सीलेंट रिकॉर्ड रहा है, एजुकेशन में भी, हेल्थ में भी, लेकिन सिविल वॉर ने ऐसा एक टेरिबल सेटबैक खड़ा कर दिया. सिविल वॉर की वजह से जो सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक लाइफ थी वो बहुत ही ख़राब हो गई और श्रीलंका एकदम से नीचे चला गया. देखेंगे एकोमोडेशन इन बेल्जियम, यानी कि बेल्जियम के बारे में देखेंगे. बेल्जियम ने क्या मेजर्स अपनाई. बेल्जियन लीडर्स, तो बेल्जियम के जो लीडर्स थे उन्होंने एक डिफरेंट पाथ को चूज़ किया. रिकग्नाइज्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस इन कल्चरल डाइवर्सिटीज़. उन्होंने अच्छे से देखा कि क्या रीजनल डिफरेंसेस हैं, क्या कल्चर डाइवर्सिटीज़ हैं. फिर 1970 और 1993 में, 1970 और 1993 के बीच में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार बनाया. 4 बार उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बार बार बनाया सो एज़ टू वर्क आउट. तो क्योंकि वो एक ऐसी अरेंजमेंट बनाना चाहते थे जिसमें हर कोई पर्सन जो है वो अच्छे से रह पाए, एक साथ एक ही कंट्री में रह पाए और उन्हें श्रीलंका की तरह कोई सिविल वॉर का सामना ना करना पड़े. जो अरेंजमेंट थी वो बहुत ही अलग अरेंजमेंट थी, मतलब किसी भी कंट्री ने ऐसी अरेंजमेंट आज तक कभी नहीं की थी. बहुत ही इनोवेटिव तरीका था ये. अब कुछ एलिमेंट्स है बेल्जियन मॉडल के. तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो डच और जो फ्रेंच स्पीकर्स मिनिस्टर्स हैं वो दोनों ही इक्वल, सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी होती है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, मतलब जो पूरी कंट्री की जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इस सेंट्रल गवर्नमेंट में डच स्पीकर्स और फ्रेंच स्पीकर्स दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और दोनों ही इक्वल होने चाहिए. अगर ये 4 हैं तो ये भी कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए. सम स्पेशल, अब कुछ अगर मान लो कुछ स्पेशल लॉज बनाने हो तो उसको भी क्या चाहिए, दोनों ही ग्रुप से उसको इक्वल सहमति चाहिए, दोनों ही ग्रुप्स की. कोई भी सिंगल कम्युनिटी जो है वो अपने आप से कोई भी ऐसे डिसीजंस नहीं ले सकती. जब तक उसको मेजॉरिटी नहीं मिल जाती है दोनों ही कम्युनिटीज़ से, तब तक वो जो डिसीज़न है वो पास नहीं किया जाएगा. बहुत सारी जो पावर्स थी सेंट्रल गवर्नमेंट की वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई. जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर्स थी वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई. एंड जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो सब ऑर्डिनेट नहीं थी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से सब ऑर्डिनेट नहीं थी जो स्टेट गवर्नमेंट थी. थर्ड पॉइंट, ब्रुसेल्स जो थी उसके पास एक अलग गवर्नमेंट थी जहाँ पर दोनों ही कम्युनिटीज़ की इक्वल, दोनों ही कम्युनिटीज़ मतलब फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग दोनों ही कम्युनिटीज़ की इक्वल रिप्रेजेंटेशन थी. और जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी तो उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन जो है ब्रुसेल्स में एडॉप्ट कर ली थी, क्योंकि जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है उसने इक्वल रिप्रेजेंटेशन एडॉप्ट कर ली थी सेंट्रल गवर्नमेंट में. क्योंकि देखो डच स्पीकिंग कम्युनिटी जो थी वो बेल्जियम में उसकी क्या थी, मेजॉरिटी थी. और ब्रुसेल्स में किसकी मेजॉरिटी थी, ब्रुसेल्स में फ्रेंच स्पीकर्स की मेजॉरिटी थी. तो इसमें कहा गया है कि जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है
ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पर जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि जो हमारी जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है उसने भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन को अडॉप्ट कर लिया था। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा यहाँ पर एक थर्ड गवर्नमेंट भी थी जो थी कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या करती थी, उन लोगों के द्वारा, मतलब डच, फ्रेंच, जर्मन, तो तीनों ही जो कम्युनिटीज़ हैं उनके द्वारा इसको इलेक्ट किया गया था। और नो मैटर वेयर दे लिव, दिस गवर्नमेंट हैज़ पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल, लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़। तो इस गवर्नमेंट के पास पावर थी कल्चरल, एजुकेशन और लैंग्वेज जितने भी रिलेटेड इश्यूज़ होते थे, तो इन चीज़ों से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ होते थे उसको ये थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट ही सॉर्ट आउट करती थी। तो हमने देखा कि बेल्जियन मॉडल बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, उन लोगों के लिए भी, बेल्जियम के लोगों के लिए भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। लेकिन ये जो अरेंजमेंट थी ना, जो अरेंजमेंट बनाई गई, जो मेजर्स अडॉप्ट किए गए, तो दीज वर्कड वेल सो फार। अब इससे सिविल वॉर नहीं हुई जैसे कि श्रीलंका में हुई, दोनों मेजर कम्युनिटीज़ में डिवीज़न भी नहीं हुआ लिंग्विस्टिक लाइंस पर। जब यूरोप की जो कंट्रीज़ थी, जब वो एक साथ आई यूरोपियन यूनियन को फॉर्म करने के लिए, तो ब्रुसेल्स को ही हेड क्वार्टर में चुना गया। यह यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट बेल्जियम का। डू वी लर्न फ्रॉम दीज टू ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। अब इनसे हमने क्या पढ़ा, दोनों ही डेमोक्रेसीज थी, दोनों पर ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, लेकिन इन्होंने पावर शेयरिंग को अलग अलग तरीके से यूज़ किया। बेल्जियम में तो लीडर्स ने रियलाइज़ किया कि कंट्री की यूनिटी, हम कंट्री को सिविल वॉर से तभी बचा सकते हैं, जब हम दोनों ही कम्युनिटीज़ के इंटरेस्ट के रिस्पेक्ट करेंगे। ऐसा रियलाइजेशन जो था, इससे ये जो अरेंजमेंट्स जो यहाँ के लीडर्स लाए गए थे पावर को शेयर करने के लिए, तो ये बहुत अच्छे तरीके से काम किया इन्होंने। एंड श्रीलंका ने एक अलग एग्जाम्पल हमें शो किया। श्रीलंका में दिखाया गया कि मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है वो डोमिनेंस कर रही थी दूसरी जो कम्युनिटीज़ हैं उनके ऊपर, और वो पावर को शेयर नहीं करना चाहती थी। इट कैन अंडरमाइन यूनिटी ऑफ द कंट्री। अब इससे क्या हो गया, जो यूनिटी थी वो कंट्री में नहीं बन पाई। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। सो पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है, क्यों पावर शेयरिंग अच्छी होती है। जैसा हमने बेल्जियम में देखा कि बेल्जियम ने पावर को शेयर किया तो इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आए, राइट। तो अब देखते हैं, टू डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजंस कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। कि दो रीजंस दिए जा सकते हैं कि पावर शेयरिंग अच्छी क्यों है। अब वो क्या रीजंस हैं देखते हैं। पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। अब पावर शेयरिंग अच्छी है, जैसा हमने बेल्जियम के एग्जाम्पल में देखा कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स, जो लड़ाइयाँ होती है, वॉर होती है, उसके होने की पॉसिबिलिटी को कम कर देती है पावर शेयरिंग, जैसे हम पावर को शेयर कर देते हैं। सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस, क्योंकि सोशल कॉन्फ्लिक्ट होगा, वॉर्स होंगी, इससे वायलेंस बढ़ेगा, पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी होगी। तो पावर शेयरिंग एक बहुत ही अच्छा तरीका है, ठीक है। पावर शेयरिंग एक बहुत ही अच्छा तरीका है स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल ऑर्डर जो है उसकी स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए। इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स। अब अगर जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, ठीक है, उसकी विल को, उसकी पावर को दूसरों के ऊपर इम्पोज करना एक अट्रैक्टिव ऑप्शन दिख सकता है हमें, लेकिन सिर्फ शॉर्ट रन में, क्योंकि लॉन्ग रन में क्या है कि ये नेशन की यूनिटी को अंडरमाइन करता है। मतलब अगर हम ऐसा करेंगे कि एक जो हमारी मेजॉरिटी कम्युनिटी है, तो मेजॉरिटी कम्युनिटी क्या कर रही है, दूसरी जो हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसको डोमिनेंस कर रही है, इससे क्या होगा, सोशल कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो अट्रैक्टिव ऑप्शन हम कह सकते हैं कि अट्रैक्टिव ऑप्शन हमें दिख रहा है, लेकिन आगे जाके इसमें जो सिविल वॉर है वो होने की संभावना बढ़ जाती है। ओके,
There is a second problem, deeper reason why power sharing is good for democracy. Second reason क्या है power sharing के लिए? Power sharing is very spirit of democracy. तो power sharing क्या है? डेमोक्रेसी के लिए भी, डेमोक्रेसी की एक स्पिरिट है पावर शेयरिंग. अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु लिव विद इट्स इफेक्ट्स. जो डेमोक्रेटिक रूल है उसमें पावर को शेयर किया जाता है उन लोगों के साथ जो डेमोक्रेसी को मानते हैं और जो डेमोक्रेसी के जो इफेक्ट्स हैं उनके साथ रहना चाहते हैं. पीपल हैव द राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नड. लोगों के पास ये राइट है कि उनको कंसल्ट किया जाए कि उन्हें कौन सी गवर्नमेंट उनको गवर्न करेगी. अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट. तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट इज़ लेजिटिमेट गवर्नमेंट. वैसे आप आगे चैप्टर में भी पढ़ोगे. वेयर सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर अ स्टेक इन अ सिस्टम. तो इस डेफिनेशन को आपको लर्न कर लेना है ताकि एग्ज़ाम में अगर आए तो आप इजीली बता सकें. लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीज़न प्रूडेंशियल एंड द सेकेंड मॉरल. तो ये सेट ऑफ रीजन्स है, दो सेट ऑफ रीजन्स होते हैं, प्रूडेंशियल एंड मॉरल रीज़न. तो प्रूडेंशियल रीजन स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम. अब प्रूडेंशियल रीज़न क्या कहता है? प्रूडेंशियल रीज़न ये कहता है कि जो हमारी पावर शेयरिंग है वो कैसे आउटकम लेकर आएगी, मतलब कैसा रिजल्ट लेकर आएगी. कैसा रिजल्ट लेकर आएगी? बेटर, अच्छा, पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएगी, बेटर आउटकम्स लेकर आएगी. और हमारी मोरल रीज़न एम्फेसिस द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल. और जो हमारा मॉरल रीज़न है, तो मोरल रीज़न हमें क्या बताता है? मॉरल रीज़न हमें बताता है कि पावर शेयरिंग क्या है? पावर शेयरिंग जो है वो क्या है? वैल्यूएबल है. का हमें यहाँ पर मीनिंग भी दिया गया है. प्रूडेंशियल बेस्ड ऑन प्रूडेंस, मतलब जो प्रूडेंस पर बेस्ड हो, केयरफुल कैलकुलेशंस पर बेस्ड हो, गेन्स और लॉसेस पर बेस्ड हो. प्रूडेंशियल डिसीजंस आर यूजुअली कॉन्ट्रास्टेड विद डिसीजन बेस्ड प्योरली ऑन मोरल कंसिडरेशंस. इस वाले पेज पर जस्ट एक स्टोरी दी गई है, इसको आपको लर्न नहीं करना है. अब आता है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं. या तो सिर्फ ये आपसे पूछ लेगा सिर्फ ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, या फिर आपको सारे जितने भी 4 पार्ट्स है उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा शॉर्ट में. सो लेट्स स्टार्ट. पावर शेयरिंग की फॉर्म्स क्या क्या होती है? द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज़ इमर्ज्ड इन अपोजिशन टू द नोशंस of undivided political power. For a long time it was believed that all power of a government must reside in one person or group of persons located at one place. It was felt that if the power to decide is dispersed, it would not be possible to take quick decisions. पहले ये डिसाइड किया गया था, पहले ये माना जाता था कि जो ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं या फिर जो गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट में जो ग्रुप ऑफ पर्सन्स है या फिर पर्सन्स है, सिर्फ उनके पास ही पावर होनी चाहिए. हमें पावर को डिस्पर्स यानी कि उसको शेयर नहीं करना चाहिए. अगर हम उनको शेयर कर देंगे तो हमारे लिए डिसीजंस क्विक डिसीजंस लेना मुश्किल हो जाएगा. बट दीज नोशंस हैव चेंज्ड विद द इमर्जेंस ऑफ डेमोक्रेसी. जैसे ही डेमोक्रेसी आई तो ये सारे जो भी फीलिंग थी, जो सोचते थे कि अगर ऐसा किया तो फिर क्विक डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, तो ये सारी चीज़ें चेंज हो गई टाइम के साथ साथ. वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, एक बेसिक प्रिंसिपल डेमोक्रेसी का ये है कि लोग जो हैं, ठीक है, वही पॉलिटिकल पावर है. लोग ही पॉलिटिकल पावर का सोर्स है. मतलब पॉलिटिकल पावर किस वजह से? सिर्फ लोगों की वजह से ही है. इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी में लोग जो हैं वो खुद से रूल करते हैं सेल्फ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन से. गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप्स एंड व्यूज दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी. एक अच्छी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है, ठीक है, उसमें ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप्स एंड व्यूज दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी. मतलब अलग अलग जो भी व्यूज़ होते हैं तो उन सबको बांटा जाता है.
एवरीवन, हर किसी के पास वॉइस होती है, हर कोई आवाज़ उठा सकता है पब्लिक पॉलिसीज़ को शेप देने के लिए। देयरफॉर दैट इन अ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए, पॉलिटिकल पावर्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए सिटीजन्स में, जितना पॉसिबल हो सके उतना। इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मैनी फॉर्म्स। तो ये फॉर्म्स बताई गई है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको लर्न करनी ही करनी है। पावर इज़ शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो पावर जो है वो गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स में शेयर की जाती है। अब वो ऑर्गन्स क्या हैं, वो 3 टाइप्स के ऑर्गन्स होते हैं हमारे। फर्स्ट होता है लेजिस्लेचर, सेकंड होता है जुडिशरी एंड थर्ड हमारे पास होता है एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर लॉज बनाता है, एग्जीक्यूटिव उनको इम्प्लीमेंट करता है और जो हमारा जुडिशरी होता है वो इनको चेक करता है, जो कि हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं, इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। क्योंकि इसमें जो अलग अलग गवर्नमेंट्स होती है, जो डिफरेंट टाइप्स की जो गवर्नमेंट ऑर्गन्स होते हैं जो गवर्नमेंट के, तो उनको एक ही लेवल पर रखा जाता है, उन तीनों को एक ही लेवल पर रखा जाता है अलग अलग पावर्स को एक्सरसाइज करने के लिए। सच अ सेपरेशन एंश्योर्स दैट नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। अब ऐसा सेपरेशन जो है कि ये तीनों जो हैं उनको एक ही लेवल पर रखा गया है, लेजिस्लेचर को, जुडिशरी को और एग्जीक्यूटिव को, लेकिन इनके पास जो पावर्स हैं वो डिफरेंट पावर्स हैं। अब अगर ऐसा वाला जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है उससे क्या इंश्योर किया जाता है कि कोई भी जो हमारा कोई भी इनमें से जो ऑर्गन है वो अनलिमिटेड पावर जो है उसको एन्जॉय नहीं कर सकता है। ईच ऑर्गन चेक्स द अदर्स, हर एक ऑर्गन एक दूसरे के ऑर्गन को चेक करता है। दिस रिजल्ट्स इन अ बैलेंस ऑफ द पावर। अब इससे क्या होता है, पावर जो है वो बैलेंस्ड हो जाती है अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशंस। लास्ट ईयर वी स्टडीड दैट इन अ डेमोक्रेसी वन दो मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल कैन एक्सरसाइज पावर दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज। कि लास्ट ईयर हमने इसमें बताया गया कि हमने लास्ट ईयर क्या पढ़ा था कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, मतलब जो गवर्नमेंट होती है वो पावर को एक्सरसाइज करती है और वो पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, मतलब वो उनको देखते हैं कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं। सिमिलरली ऑल्दो जजेस आर अपॉइंटेड, जजेस जो हैं, जजेस को अपॉइंट कौन करता है, एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करते हैं। दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव। अब जो जजेस हैं वो एग्जीक्यूटिव की फंक्शनिंग देख सकते हैं, या फिर जो जजेस हैं वो जो भी लॉज बनाए गए हैं लेजिस्लेचर के द्वारा उनको चेक कर सकते हैं, और इस अरेंजमेंट को हम चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम कहते हैं। सो ये वाला जो हमारा पार्ट था वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब इसमें क्या कहा गया था कि जो हमारा ये जुडिशरी है, ठीक है, तो जुडिशरी किसके द्वारा अपॉइंट होता है, मतलब एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को अपॉइंट करते हैं। अब ये जो जुडिशरी है वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों के काम को क्या कर सकती है, चेक कर सकती है। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। पावर को अलग अलग लेवल्स पर शेयर किया जा सकता है, अलग अलग लेवल्स पर। जनरल गवर्नमेंट होती है वो पूरी कंट्री के लिए होती है, जो जनरल गवर्नमेंट होती है वो पूरी कंट्री के लिए होती है, जिसको हम इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। और कुछ गवर्नमेंट स्टेट लेवल पर भी होती है। ये जनरल गवर्नमेंट होती है जो पूरी कंट्री के लिए होती है, इसे हम क्या कहते हैं, फॉर द एंटायर कंट्री इज़ यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। तो इसको हम क्या कहते हैं, फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। आगे फेडरलिज्म हमारा चैप्टर भी है। इन इंडिया वी रेफर टू दिस सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। इंडिया में हम इनको सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज़। तो जो स्टेट लेवल पर होती है, जो रीजनल लेवल पर होती है, तो उनको हर एक कंट्री में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इंडिया में हम उनको क्या कहते हैं, वी कॉल देम स्टेट गवर्नमेंट। इंडिया में हम उनको क्या कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स कहते हैं। एंड दिस सिस्टम इज़, ये सिस्टम हर एक कंट्रीज़ में नहीं होता कि हर एक कंट्रीज़ में स्टेट लेवल पर भी क्या हो, गवर्नमेंट हो। तो हर कंट्री में सिस्टम जो है वो फॉलो नहीं होता है।
देर आर मैनी कंट्रीज़ वेयर देयर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट, जहाँ पर प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं होती हैं, लेकिन but in those countries like ours where there are different levels of government, the constitutional clearly lays down the powers of different levels of government. लेकिन हमारा जैसे हमारे में अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्लियरली बताता है कि पावर्स डिफरेंट लेवल्स जो है गवर्नमेंट के, उनकी पावर्स क्या क्या हैं. दैट इज़ वाई जैसे दैट इज़ व्हाट दे डिड इन बेल्जियम. ऐसा ही बेल्जियम ने किया था, पावर्स को शेयर किया था, लेकिन श्रीलंका ने ऐसा नहीं किया था, जिसका अंजाम भी उनको भुगतना पड़ा था. अब इसको फेडरल डिवीजन ऑफ पावर कहा जाता है. दिस इज़ कॉल्ड द फेडरल डिवीजन ऑफ पावर. द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट. से जैसे पहले हो गई हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से नीचे हमारी आ जाती है स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट से नीचे आ जाती है हमारी जैसे पंचायत, म्यूनिसिपलिटी. ठीक है, पंचायत, म्यूनिसिपलिटी. तो इस टाइप की गवर्नमेंट, ऐसे पावर्स हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं. Let us call division of powers involving higher and lower levels of government. Vertical division of power, तो इसको हम क्या कहते हैं, वर्टिकल डिवीजन ऑफ. जैसे वो वाला हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर था, यहाँ पर वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर है. पावर को थर्ड पॉइंट है, पावर में ऑल्सो भी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. पावर को जो है अलग अलग सोशल ग्रुप्स में भी शेयर किया जा सकता है, जैसे कि रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स में पावर को शेयर किया जा सकता है. जैसे कि कम्युनिटी गवर्नमेंट एक बेस्ट एग्जांपल है बेल्जियम का इस अरेंजमेंट के लिए. जैसे बेल्जियम ने कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई थी, जो कि इन जो लिंग्विस्टिक, जो लैंग्वेज से रिलेटेड इश्यूज़ है, रिलीजन से जो रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास थी. इन सम कंट्रीज़ देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट्स. तो कुछ कंट्रीज़ में ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अरेंजमेंट्स भी हैं, जहाँ पर कुछ जो वीकर सेक्शंस होते हैं, सोशली वीकर सेक्शंस जो होते हैं, जैसे कि SC BC, तो इन सबको भी रिज़र्व सीट्स दी जाती है लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन में, इनको भी रिप्रेजेंट किया जाता है. अब रिज़र्व सीट्स की बात आती है, रिज़र्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन असेंबलीज एंड द पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री. इस टाइप की जो अरेंजमेंट होती है, इट मीन्स टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप्स. इसका मतलब है कि कुछ सोशल ग्रुप्स के लिए रिजर्व सीट्स रखना, ताकि जो वो सोशल ग्रुप्स है वो एलियनेशन फील ना करे, यानी कि अलगाव की भावना वो फील ना करें. एंड दिस मैथड इज़ यूज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ अ फेयर शेयर इन पावर. तो ये जो मेथड है, तो इस मेथड को हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ जो हैं उनको भी पावर का उतना ही शेयर मिले जितना मेजॉरिटी कम्युनिटी को मिलता है. फोर्थ हमारा है, पावर शेयरिंग कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर. तो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स को हम पॉलिटिकल पार्टीज़, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स के थ्रू भी देख सकते हैं. इन अ डेमोक्रेसी द सिटीजन्स मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज़ अमंग वेरियस कंटेंडर्स फॉर पावर. तो डेमोक्रेसी में हमारे पास ही पावर होती है, सिटीजन्स के पास ही पावर होती है कि वो चूज़ कर सके कि किसको रिप्रेजेंटेटिव बनाना है किसी भी स्टेट का. एंड इन कॉन्टेम्प्रेरी डेमोक्रेसीज दिस टेक द फॉर्म ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग डिफरेंट पार्टीज़. अब इससे क्या हो जाता है, अलग अलग पार्टीज़ जो हैं वो इसको एज अ कॉम्पिटिशन फेस करती हैं. सच कॉम्पिटिशन एंश्योर दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड. अब ऐसे कॉम्पिटिशन से क्या होता है कि पावर एक हाथ में नहीं रहती है, मतलब पावर अलग अलग लोगों के हाथ में जाती रहती है. मतलब हर 5 साल के बाद अलग अलग गवर्नमेंट्स बनती हैं. इन लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़. तो पावर जो है वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी शेयर की जाती है, दैट रिप्रेजेंट जो अलग अलग आइडियोलॉजीज़ को दिखाते हैं कुछ सोशल ग्रुप्स की. समटाइम दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट व्हेन 2 or more parties form an alliance to contest election. तो कभी कभी इस काइंड की जो शेयरिंग है वो डायरेक्ट भी हो सकती है, जब 2 या 2 से ज़्यादा पार्टी मतलब अलायंस फॉर्म कर लेती है. जैसे कि अगर किसी भी एक पार्टी जो है उसको मेजॉरिटी नहीं मिल पाती है, तो उसके साथ 1-2 पार्टी और मिल जाती हैं
और ये मिलकर एक अलायंस फॉर्म कर लेती हैं ताकि आगे जो इलेक्शंस हैं उनको लड़ सके। इफ़ देयर अलायंस इज़ इलेक्टेड दे फॉर्म अ कॉलिशन गवर्नमेंट, और अगर उसको इलेक्ट कर लिया जाता है, उस अलायंस को इलेक्ट कर लिया जाता है, तो वो एक कॉलिशन गवर्नमेंट को फॉर्म करती हैं और पावर को शेयर करती हैं। इन अ डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप सच एज, तो हम डेमोक्रेसी में इंटरेस्ट ग्रुप भी देखते हैं जैसे कि ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, दे ऑल्सो विल हैव अ शेयर इन गवर्नमेंट पावर, और इन सब के पास भी गवर्नमेंट पावर जो है उनमें इनके पास भी इक्वल शेयर होता है, या तो गवर्नमेंट जो कमिटीज़ है उसमें पार्टिसिपेट करने के थ्रू कमिटीज़ में, और या फिर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्ट लेने के थ्रू। इन यूनिट 3 वी शेल स्टडी द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड सोशल मूवमेंट्स। तो आगे हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।